हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं ऑप्टिक्स का चौथा पार्ट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। फिर अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्नेल का नियम, जहां भी अपवर्तन होगा स्नेल का नियम लगेगा और ऑप्टिक्स में कई जगह पर स्नेल का नियम लगने वाला है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि किस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से फिर उस माध्यम में अगर प्रकाश को भेजा जाए तो क्या फेनामेना घटित होती है। इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। और लास्ट में जेईई मेंस का एक क्वेश्चन हम लोग 2003 में आया हुआ बहुत सरल सा क्वेश्चन लगाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, फुल डिटेल में, कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं रहेगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में विद एग्जाम्पल। तो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। तो ये कोई है पारदर्शी पृष्ठ, ये अपने पास कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, पारदर्शी पृष्ठ है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ऊपर वाला माध्यम हम मान लिए 1 है, नीचे वाला माध्यम मान लिए 2 है, अलग अलग माध्यम है और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को बोलेंगे पारदर्शी पृष्ठ। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी फेनामेना को, डाइवर्ट होने की, लाइट के डाइवर्ट होने की इसी फेनामेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बात समझ में आई, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां पर जरा समझेंगे, पहले माध्यम में ये पारदर्शी पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, ये पारदर्शी पृष्ठ है। लंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। पृष्ठ पर लंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, लंबवत गिरने वाली किरण। इसमें क्या होती है खासियत, नॉर्मल में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, नॉर्मल में क्या खासियत होने वाली है, नॉर्मल में ये खासियत होती है कि ये पृष्ठ पर लंबवत गिरेगा और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो एकमात्र प्रकाश किरण ऐसी होती है, अभिलंब वाली प्रकाश किरण, जो बिना विचलित हुए सीधे निकलती है। बाकी और जितनी भी किरणें होंगी, अगर माध्यम बदल रहा है तो वो जरूर डाइवर्ट होंगी, जरूर विचलित होंगी। बात समझ में आई। तो लंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये क्या है, अपना ट्रांसपेरेंट सरफेस है, पारदर्शी पृष्ठ है। पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को हम लोग कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। हमारे साथ बोलेंगे, क्या है इसका नाम, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। विचलित होने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। विचलित होने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे। लंबवत गिरने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। बात समझ में आई। क्या क्या टर्म है अपवर्तन से रिलेटेड, वो सब चीजें हम समझ रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एक कोण होता है, प्यारा सा कोण, इसका नाम है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से। किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये जो अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, अपवर्तित किरण है, इनके बीच का जो ये वाला एंगल बना हुआ है, इस कोण को हम लोग नाम देते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल।
इस कोण को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। बात समझ में आई? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु या क्या बोलते हैं? अपवर्तन बिंदु। दोनों संपाती होते हैं, ठीक है। तो लंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण को अभिलंब, पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, दूसरे माध्यम में विचलित होने वाली किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये विचलित हो गई। बात समझ में आई? ये झुक भी सकती थी, दूर भी हो रही है। अभी ये डिस्कशन हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कब दूर हटेगी प्रकाश किरण, कब अभिलंब के पास आएगी। बात समझ में आई? तो ये समझ में आ गया होगा क्या है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें हम समझेंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम हैं। रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? अभी अभी हम लोगों ने ये बनाया था प्यारा सा चित्र। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब। तो पहला नियम यही है, ये कोण है I, ये कोण है R। तो पहला नियम यही है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों सदैव एक तल में होते हैं। सदैव एक तल में होने का सेंस क्या है? तो सदैव एक तल में होने का सेंस ये है कि आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही बोर्ड पे बने हैं। जब आप लोग बनाएंगे तो तीनों कॉपी के तल में दिखेंगी, कोई भी लाइन अंतरिक्ष में नहीं बनाना है। यही मतलब है एक तल में होने का। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा सदैव ऑलवेज क्या होते हैं? एक प्लेन में लाई करते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम बड़े ही काम का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। दूसरा नियम, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं हमेशा। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये माध्यम 1 मान लो, इसको माध्यम 2 मान लो। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कितने माध्यमों के लिए? दो माध्यम रहेंगे तभी अपवर्तन वाली फेनामेना हमें देखने को मिलेगी। एक माध्यम में कोई अपवर्तन नहीं होता। जब तक माध्यम नहीं बदलेगा तब तक अपवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही कलर के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए पहले माध्यम में जो आपतन कोण होता है उसका साइन, यानी I का साइन ले लो, ज्या ले लो, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक क्या होने वाला है? नियतांक होने वाला है। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। स्नेल अंकल का नियम कौन सा है? एक बार फिर से मेरे साथ समझेंगे। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी अगर हम I बदल दें तो R भी बदल जाएगा। तो I और R तो बदल रहे हैं, लेकिन साइन I और साइन R का अनुपात अगर निकालोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, वो कभी नहीं चेंज होने वाला है। बात समझ में आई? I और छोटा कर दोगे R भी बदलेगा, लेकिन I और R तो आपस में बदल रहे हैं, लेकिन साइन I और साइन R का अनुपात कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है,
हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही है स्नेल का नियम है। और इस नियतांक का नाम क्या है? तो इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। टेंसर राशि है अपवर्तनांक। टेंसर राशि मीन्स ना तो सदिश है ना तो अदिश है। तो क्या बोलते हैं इस नियतांक को? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लिखते कैसे हैं? तो हम लोग लिखते हैं 1n2 से। कैसे लिखते हैं? 1n2 से। पढ़ेंगे क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल n से। बहुत सी बुकें म्यू भी प्रदर्शित करती हैं, तो आप म्यू भी मान सकते हैं। म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आर यू श्योर? तो यहाँ हम इसको फिर से लिख सकते हैं। इट मीन्स 1n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई डिवाइड बाई कितना? साइन आर। इसी को लिख सकते हैं क्या? n2 बाई n1 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? n2 बाई n1। n2 बाई n1 माने दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तुलनात्मक मान हो जाएगा। n2 बाई n1 हो जाएगा तुलनात्मक वैल्यू। ठीक है, 1n2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1। यहाँ से आ गया स्नेल का नियम। 1n2 को क्या पढ़ेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या दूसरा मतलब इसका समझेंगे कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है? तो प्रकाश जा रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब अगर किसी ने लिख दिया ANG के बारे में बताओ जरा, ANG, तो इसका मतलब हुआ वायु के सापेक्ष ग्लास का, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या दूसरा सेंस इसका समझेंगे, प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है? वायु से कहाँ जा रही है? ग्लास में। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से कहाँ ट्रेवल कर रही है? ग्लास में। इसका एक मतलब और समझेंगे। बात समझ में आई? एक मिनट देख लें अपलोड हो रहा है या नहीं। हाँ ठीक है। तो ये है स्नेल का नियम। 1n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1। ये है स्नेल का नियम। ANG को क्या समझेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG अगर लिखा हुआ है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। LNG लिखा है तो लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। LNW लिखा है तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक। और प्रकाश कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? लिक्विड से वाटर में, एयर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में, लिक्विड से ग्लास में इंटर कर रही है। इसके दो सेंस हम लोग समझेंगे। बात समझ में आई? तो स्नेल का नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। डिफिनीशन कई बार हम बोल रहे हैं, उसको वीडियो पॉज कर करके ध्यान से सुनकर आप लोग लिख सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और अब ये सब चीज़ें अगर दिखेंगी तो अब इन सब से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गया है। यही सब चीज़ें घुमा फिरा कर दिखने वाली हैं अपवर्तनांक के केस में। 1n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर n2 बाई n1। n2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और n1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम में हमने बताया था, डिफिनीशन बताया था, सघन माध्यम में जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास होते हैं। और विरल माध्यम के अणु या कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। ये बात समझ में आ गई? अपवर्तन के दोनों नियम समझ में आ गए फुल डिटेल में। तो यस, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं अपवर्तन के, कि क्या एग्जाम्पल है, क्या डेली लाइफ में हमें अपवर्तन वाली घटनाएं देखने को मिलती हैं या नहीं। तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। तारों का
टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते हैं किस घटना के कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे हमारी आंखों से बहुत दूर होते हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं तारे, और वहां से आने वाला जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो सीधे नहीं आता है, बल्कि कई माध्यमों में ट्रेवल करके आता है। हर जगह माध्यम अलग अलग हैं। ऊपर जाने पर कहीं निर्वात मिलेगा, कहीं सघन माध्यम मिलेगा, कहीं विरल माध्यम मिलेगा, तो अलग अलग माध्यम मिलेंगे। इसीलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर लाइट तारों से डायरेक्ट हमारी आंखों में आए, सीधे आए, तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। बात समझ में आई? तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश भिन्न भिन्न दूरियां तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जल में डूबी क्षण का टेढ़ा दिखाई देना। जल में डूबी क्षण का टेढ़ा दिखाई देना। ये घटनाएं आप लोग देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो एक क्षण ले लीजिए, एक रॉड लीजिए और उसको बाल्टी से भरे, बाल्टी जिसमें पानी भरा हो उसमें डुबोइए, और देखेंगे कि अपवर्तन के कारण जो डूबी क्षण है वो कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। अभी हमें इसका ये नहीं समझना है कि क्यों ये टेढ़ा हो जाता है, यहाँ पर अभी वो इमेज नहीं बता रहे हैं। जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, उसके लिए जब हम पढ़ाएंगे आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पढ़ाएंगे, तो फिर हम इन सब चीज़ों का चित्र बनाएंगे। तीसरा क्या है एग्जाम्पल? जल में डूबे सिक्के का, जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। ये सब फेनामेना सब रिलेटेड हैं। सब किस घटना के कारण हमें दिखाई देती हैं सब घटनाएं? तो ये सब घटनाएं हमें फील होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बात समझ में आई? कैसे जल में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ पर हम नहीं अभी पूरी बात बता रहे हैं। यहाँ मान लो जल है, यहाँ सिक्का है, यहाँ से चलने वाला प्रकाश जब आगे बढ़ेगा तो ये विचलित हो जाता है और लगता है सिक्का यहाँ है, ऊपर उठ गया है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पढ़ेंगे। तो इसको एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं अपवर्तन के। अब हम लोग एक चीज और समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा, और इसका बड़ा ही बेहतरीन कंक्लूजन हम देने वाले हैं। तो ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो ये आप जानकर अपना भौकाल बढ़ा सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है पारदर्शी पृष्ठ, ये है लंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण। क्या होती है? अभिलंब है। अभिलंब में खासियत होती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ पर फिर यही चित्र बना रहे हैं। ये है अपना फिर क्या? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल। अगर कट रहा होगा थोड़ा सा तो देख लेना, एक मिनट हम देख लें। नहीं कट रहा है, ठीक है, ओके, सही है। तो अभिलंब है, नॉर्मल है। ये क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है। ये क्या है? पारदर्शी पृष्ठ, पारदर्शी पृष्ठ। अब हम ऊपर माध्यम बना रहे हैं सघन। ऊपर कैसा माध्यम मान ले रहे हैं कि सघन माध्यम है। नीचे कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, रेयरर। ऊपर कैसा माध्यम है? डेंसर मीडियम है। नीचे कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। अब प्रकाश किरण जा रही है कहाँ से? सघन से जा रही है विरल में। तो होगा क्या? ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो रीजन, आंसर, क्वेश्चन यही उठना चाहिए मन में कि क्यों आखिर ऐसा होता है। तो अभी उसको हम लोग देखेंगे। फिर अब की बार नीचे हम लोग बना ले रहे हैं सघन माध्यम। थोड़ा शेडिंग कर दिया गया है। शेडिंग करने का मतलब हुआ कि सघन माध्यम है, अणु पास पास हैं। अब की बार प्रकाश कहाँ से कहाँ आ रहा है? आ रहा है विरल माध्यम से। ऊपर वाला माध्यम है अब की बार रेयरर, और नीचे वाला माध्यम है डेंसर, सघन। प्रकाश आ रहा है विरल से सघन में, तो विरल से सघन में आते समय यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसकी ओर?
अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो पहले तो ये दो डायलॉग एकदम मन में, आत्मा में बसा लो। क्या कि अगर प्रकाश सघन से कहाँ जाता है, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हटता है। अगर प्रकाश विरल से सघन में आता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। रीजन क्या है, रीजन भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका ये मान ले रहे हैं पहला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं n1 है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2 है। फिर वही चीज पहले माध्यम को, ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। बात समझ में आई। अब कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करते हैं, तो एक बार फिर से पॉइंट समझ लो क्या है। अगर प्रकाश किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर हटती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर प्रकाश किरण विरल से कहाँ आ रही है, सघन में आ रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। रीजन क्या है अभी समझ लेते हैं। ऊपर वाला माध्यम है सघन, नीचे वाला माध्यम है विरल। सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो विरल माध्यम के अपवर्तनांक से क्या होता है, अधिक होता है। तो n1 जो होगा n2 से अधिक होगा। आर यू श्योर? सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, मीन्स n1 है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, वो n2 यानी विरल माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक होगा। गुणे 1 लगा दें तो चलेगा, चलेगा। n1 ले आओ नीचे, तो n2 बाई n1 इज लेस देन 1। n1 पक्षांतर कर दो, n2 बाई n1 को स्नेल के नियम से हम लोग लिख सकते हैं साइन आई डिवाइड बाई कितना, साइन आर इज लेस देन 1। साइन आर इधर ले जाओ तो फिर साइन आई इज लेस देन कितना होने वाला है, साइन आर। साइन से साइन कट जाने वाला है, आई इज लेस देन आर। क्या देखने को मिल रहा है, आई जो होना चाहिए वो आर से छोटा होना चाहिए। आई जो होना चाहिए वो आर से छोटा होना चाहिए। दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर, यानी आर जो होना चाहिए वो आई से बड़ा होना चाहिए। अगर सीधे भेजते तो आई और आर बराबर होते, अगर सीधे भेजते तो आई और आर बराबर होते, मगर विचलित हुआ है और विचलित हुआ अभिलंब से दूर, तभी आर क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आई। तो अगर माध्यम यानी ऊपर माध्यम सघन है, नीचे विरल है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हटने का कारण क्या है, क्योंकि आर जो होता है आई से बड़ा होता है। तो इस बेसिस पर कहा जाता है कि प्रकाश किरण क्या होती है, सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझ में आई। सेम एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसके लिए भी है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो n2 का ज्यादा होगा n1 से। फिर वही गुणा लगाएंगे 1, तो यहाँ क्या होने वाला है, n1 आ जाने वाला है नीचे, n2 बाई n1 इज ग्रेटर देन 1। n2 बाई n1 को फिर से हम लोग लिख सकते हैं साइन आई डिवाइड बाई कितना, साइन आर इज ग्रेटर देन 1। साइन आर को इधर ट्रांसफर करोगे तो इसको मिटा दे रहे हैं, क्या होने वाला है, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। साइन से साइन कैंसिल आउट होने वाला है, आई इज ग्रेटर देन आर। ये क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, तो ये आई है, ये कोण कौन सा कोण है, तो ये आर है। कौन बड़ा होना चाहिए, आई बड़ा होता है आर से, आई बड़ा होना चाहिए आर से, तो आई बड़ा होगा आर से। तो इसका मतलब अगर हम सीधे भेज देंगे तो आई और आर तो बराबर हो जाएंगे, और आई से कम करना अगर आर को, तो अभिलंब की ओर इस किरण को झुकाना पड़ेगा। तो बात समझ में आई। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर हटता है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आता तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसका ये था निष्कर्ष, ये था तर्क। बात समझ में आई। तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता समझेंगे। अब एक चीज यहां पर समझने से पहले एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्रकाश में 3 चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। यन से ही लिख दे रहे हैं आवृत्ति, अब यन अपूर्णांक भी होता है, यन आवृत्ति भी होती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो पहली चीज, चाल भी बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ये बात याद रखना, बड़ा ही काम का। चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ठीक है, तो अब समझेंगे प्रकाश किरणों का उत्क्रमणीयता क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है। फिर यही चीज है, यहां पर हम मान ले रहे हैं ये माध्यम 1 है और दूसरा वाला माध्यम क्या है, माध्यम 2 है। एक मिनट देख लिया जाए थोड़ा सा, हाँ बन रहा है। तो ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। अब यहां पर हमें समझना है, एक प्रकाश किरण आ रही है और ये दूर हट जा रही है, इसका मतलब ऊपर सघन है, नीचे विरल है। बताया नहीं है, लेकिन प्रकाश किरणों के मार्ग को देखकर आप बता सकते हैं माध्यम ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। बात समझ में आई? माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। अब हमें यहाँ पर प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता समझनी है। अगर हम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं तो इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे 1n2 से। कैसे लिखेंगे? अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं तो इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे कैसे? 1n2 से। और अगर हम दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आए तो इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे 2n1। और दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। यही है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। पहले माध्यम से प्रकाश अगर दूसरे माध्यम में जाए या फिर उल्टा इसी पथ को फॉलो करते हुए प्रकाश किरण को भेजे तो वो इस पथ से होकर गुजरेगी। इस पथ से अगर प्रकाश किरण को भेज रहे हैं तो अपवर्तित होकर वो इस पथ को फॉलो कर रही है, और अगर हम प्रकाश किरण को इस पथ से भेजें तो फिर वो जरूर इसी पथ को फॉलो करेगी, यानी इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जिस पथ को फॉलो करते हुए प्रकाश किरण गई है, अगर हम प्रकाश किरण को दूसरे माध्यम में उसी पथ पर भेजें तो पहले माध्यम में उसी पथ पर फॉलो करते हुए जाएगी जिस माध्यम से वो आई थी, जिस माध्यम में जिस पथ पर वो आई थी। यानी 1n2 गुणे 2n1 इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो 1n2 इसको पक्षांतर कर दें तो 1/2n1, बड़ा ही काम का। 1n2 बराबर 1/2n1। अब यहीं से अगर हम लोग निकालें ANG तो ANG इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1/GNA। क्या होने वाला है? 1/GNA। अगर यहीं से निकालें WNG तो WNG क्या हो जाएगा? 1/GNW। यहीं से अगर हमको लिखना है NDR तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/RN और फिर क्या? D। ठीक है, तो DNR को लिख सकते हैं R N और D माने जंसर या डायमंड, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा। ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। और कितने माध्यम के लिए? 2 माध्यम के लिए। अब अगर अपने पास 3 माध्यम है तब क्या होने वाला है? तो 3 माध्यम में क्या होने वाला है इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें। अब समझते हैं 3 माध्यम अगर हो तब क्या होगा। तो 3 माध्यम के लिए क्या होगा इसको समझते हैं। ये ऊपर पहला माध्यम, नीचे दूसरा माध्यम, और यहाँ पर कौन सा माध्यम है? तीसरा माध्यम है, और फिर से कौन सा माध्यम आ गया? अपना पहला माध्यम। अब समझेंगे बहुत अच्छे से। प्रकाश किरण अगर जा रही है पहले माध्यम से किधर? दूसरे माध्यम में, फिर आ रही है दूसरे माध्यम से किधर? पहले माध्यम में, फिर जा रही है कहाँ? पहले माध्यम में। इस तरह से अगर 3 माध्यम हो, क्रमिक पारदर्शी माध्यम है, 1 2 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम है, तो इसमें भी अपवर्तन तो होना ही होना है। फॉर्मूला क्या बनेगा ये इस चीज हमको समझना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम हो, 1n2 गुणे 2n3 गुणे
3n1 इज इक्वल टू 1। अगर 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम हो तो उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल फिर से क्या हो जाने वाला है 1। 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 क्रम से अगर सबका अपवर्तनांक निकालें हर एक माध्यम का किसी के सापेक्ष तो उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या आने वाला है 1 आने वाला है। बात समझ में आई। 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 इज इक्वल टू क्या 1 निकाल सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। कैसे? इस कोण को हम मान ले रहे हैं I, तो ये कोण कितना हो जाएगा R, ये कोण भी R होगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस कोण को हम मान ले रहे हैं कितना है भैया R डैश, तो ये भी फिर से R डैश और ये फिर से क्या हो जाएगा I। क्यों? क्योंकि पहले माध्यम में जितना कोण बना था फिर से वो वही कोण बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों किरणें समांतर हो जाएंगी। समांतर हो जाएंगी तो समांतर हो जाएंगी ये दोनों किरणें और ये भी समांतर हो जाएंगी, तो ज्यामिति से निकालोगे तो ये फिर कितना आने वाला है कोण I आने वाला है। तो अगर हम बात करें 1n2 की तो 1n2 इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R होने वाला है। 2n3 की बात करें अगर तो 2n3 कितना होने वाला है साइन आपतन कोण का काम कर रहा R डिवाइड बाई साइन R डैश। अगर हम बात करें 3n1 की तो कोण क्या है आपतन कोण साइन R डैश डिवाइड बाई साइन I। अगर इन तीनों का गुणा कराओगे तो साइन R से साइन R कटेगा, साइन R डैश से साइन R डैश, साइन I से साइन I कट जाएगा, बाएं साइड में सब कट जाएंगे, दाएं साइड का गुणनफल का मान आ जाने वाला है कितना 1 आ जाने वाला है। तो अगर 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम है तो इस तरह से, अगर 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम अपने पास A है, W है, G है, तो ये 3 माध्यम है अगर मान लो तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, कहीं से आप बना सकते हैं ऊपर कोई भी माध्यम। अब इसी पैटर्न में अगर है तो क्या लिखोगे AN गुणे WNG गुणे GN फिर से कहाँ आ जाना है A पर, बराबर कितना होने वाला है 1। जहाँ से शुरू वहीं पर ख़त्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर ख़त्म। इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। 3 क्रमिक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणों के अपवर्तन का फॉर्मूला है 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 इज इक्वल टू 1। 3 क्रमिक है, क्रम से हैं। बात समझ में आई। तो इनके अपवर्तनांकों का गुणनफल इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर 2 को पक्षांतर करके भी बुक में लिखता है, तो वहाँ से हम ताम झाम और ज़्यादा नहीं फैला रहे हैं। आप लोग ऐसे ही याद किए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लगने वाला है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें खूब अच्छे तरीके से। अब आइए चलते हैं लास्ट में, एक बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग लगा लेते हैं क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा नहीं तो होने वाला है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। क्या क्वेश्चन आया था? तो ये है, नीचे वाला माध्यम है कांच, बीच में माध्यम है वाटर। तो इस तरह से बीच का माध्यम है क्या वाटर, और इसके बाद क्या होने वाला है एयर। तो यहाँ क्या है ग्लास, दिस इज वाटर, दिस इज एयर। यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रही है कितने कोण पर? I कोण पर। तो प्रकाश जा रही है सघन से विरल में, तो जाहिर सी बात है अभिलंब से दूर हटने वाली है। ये कोण है अपवर्तन कोण R। यहाँ फिर क्या खींच लेंगे? अभिलंब खींच लेने वाले हैं हम लोग। ये कोण भी ज्यामिति से R होगा, एकांतर कोण। और यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो वायु में ना जाकर बल्कि कितना अपवर्तित हो जाती है? 90 डिग्री अपवर्तित हो जाती है। प्रकाश जा रहा ग्लास से वाटर में, वाटर से कहाँ? एयर में जा रहा है। एयर में ना जाकर बल्कि इसी पृष्ठ के समांतर वो ट्रेवल कर रहा है। पूछा क्या था? तो जेईई 2003 का क्वेश्चन है। पूछा क्या था हमसे? पूछा था कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या होने वाला है। यानी प्रश्न ऐसा पूछा था, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। ये चित्र दिया था और इस चित्र में कौन सा कोण क्या है ये सब एकदम क्लियर है।
तो अब फिर इसमें से समझना स्नेल का नियम तो कारगर ही रहने वाला है, माध्यम बदलेंगे अगर, या 3 माध्यम वाला भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, बड़े आराम से आ जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन क्या था, 4/3 साइन आई। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1/साइन आई। सी ऑप्शन क्या है, 4/3। और डी ऑप्शन क्या है, 1। तो इसको अगर आप लोग को लगाना हो, ट्राई करना हो, तो वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अब फिर क्या, हम चल रहे हैं इसको सॉल्व करने, तो शुरू कर लो। क्या होने वाला है, जी एन डब्लू इज इक्वल टू कितना होने वाला है, GNW अगर निकालोगे तो आएगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। कितना आएगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। और इसी वक्त एक काम और कर ले रहे हैं, GNW को हम लोग लिख सकते हैं NW डिवाइड बाई NG, लिख सकते हैं। GNW को लिख सकते हैं NW बाई NG। 1 N2 को लिखे थे N2 बाई N1, तो GNW को NW बाई NG, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लाइट जा रही है वाटर से एयर में, तो इसको ऐसे लिख ले रहे हैं WNA। क्या होने वाला है यहाँ, WNA, ये आपतन कोण बनेगा, ये अपवर्तन कोण बनेगा। आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियतांक होता है साइन R डिवाइड बाई साइन 90। और इसी को फिर से इसको अगर तोड़ो तो क्या होने वाला, NA डिवाइड बाई NW। समीकरण नंबर इसको मान लो 2, क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा करने पर समीकरण 1 गुणे 2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होने वाला, यानी क्या होने वाला है, साइन I डिवाइड बाई साइन R मल्टीप्लाई साइन R डिवाइड बाई साइन 90 इज इक्वल टू NW डिवाइड बाई NG गुणे NA डिवाइड बाई NW। NW से NW कट जाएगा, साइन R से साइन R कट जाएगा, ऊपर बचा क्या, साइन I। साइन 90 का मान कितना, 1 होता है। इधर क्या, NA बाई NG। मजा आता अगर NG ऊपर होता, NA नीचे होता। मजा आता अगर NG ऊपर होता, NA नीचे होता, तो थोड़ा सा मजा ले भी लेते हैं। क्या करके, इसको उलट कर, उल्टेंगे तो क्या होने वाला, NG डिवाइड बाई NA इज इक्वल टू 1 बाई साइन I। NG बाई NA को फिर से क्या लिख सकते हो, तो NG बाई NA को लिख सकते हैं ANG। जैसे N2 बाई N1 को क्या लिखते हैं, 1N2, तो ऐसे NG बाई NA को फिर से क्या लिखोगे, ANG बराबर 1 बाई साइन I। तो ये है ANG। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1 बाई साइन I, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से ढेर सारे सवाल हैं स्नेल के नियम पर। एक छोटा सा सवाल था स्नेल के नियम पर आधारित, और आप लोग लगा सकते हैं, ढूंढ ढूंढ के अपनी बुकों से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और हम और भी सवाल लगाएंगे, लेकिन ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।